हेलो। जिनका सेमेस्टर 6 है और मेन हिंदी है, उनके लिए एक प्रश्न बनता है। नाटक की परिभाषा देते हुए नाटक की रमणीयता एवं लोकप्रियता पर प्रकाश डालिए। नाटक की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए नाटक के तत्वों की समीक्षा कीजिए अथवा भारतीय दृष्टि से नाटक के तत्वों का विवेचन कीजिए अथवा काव्येषु नाटकम रम्यम इस कथन के संदर्भ में नाटक के महत्व बतलाते हुए नाटक के प्रकारों की चर्चा कीजिए अथवा नाटक की परिभाषा देते हुए नाटक और एकांकी का अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा नाटक और एकांकी की परिभाषा देते हुए दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए अथवा नाटक और एकांकी का भेद स्पष्ट करते हुए नाटक के तत्वों की चर्चा कीजिए अथवा पूर्व एवं पाश्चात्य दृष्टि बिंदुओं से नाटक की तात्विक चर्चा कीजिए अथवा पूर्व और पश्चिम की नाट्यकला का परिचय देते हुए नाटक के प्रकारों पर प्रकाश डालिए अथवा काव्येषु नाटकम रम्यम इस युक्ति के सार्थकता सिद्ध करते हुए नाटक और एकांकी का अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा नाटक दर्शक रहित नहीं होता इस कथन की समीक्षा करते हुए नाटक के तत्वों का निरूपण कीजिए। इस प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर जिस तरह उत्तर दे रहे हैं उन सभी मुद्दों में समाविष्ट कर ले सकते हैं। तो हमें इन मुद्दों के अंतर्गत जहाँ तक हमें ज़रूरत है कि नाटक की परिभाषा देनी है तो वहाँ तक का प्रश्न हम करेंगे, और जहाँ हमें ज़रूरत है नाटक और एकांकी के बीच का भेद स्पष्ट करना है तो वहाँ तक का हम उत्तर लिखेंगे। तो जिस प्रकार उत्तर की आवश्यकता होगी, प्रश्न की आवश्यकता होगी, उसी प्रकार का उत्तर हम तैयार करेंगे। मगर हम यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इनके लिए मुद्दे जो लगेंगे वह यह हो गया: पूर्व भूमिका, नाटक की महत्ता, रमणीयता एवं लोकप्रियता, नाटक की परिभाषा, नाटक के प्रमुख तत्व, नाटक में दर्शकों तथा अभिनय का महत्व, नाटक के विविध प्रकार, नाटक और एकांकी में अंतर और उपसंहार। काव्य या नाटक के विविध प्रकारों में नाटक का समावेश दृश्य काव्य में होता है, परंतु नाटक एक ऐसी विधा या कला है जिसके दृश्य के साथ काव्य, संवाद के संगीत, हास्य के साथ नृत्य आदि अनेक कलाओं का आनंद हम पा सकते हैं। नाटक मूलतः रूपक का एक भेद है। संस्कृत काव्य शास्त्रों में 10 रूपकों की विस्तृत चर्चा की गई है। अंग्रेजी में नाटक के लिए ड्रामा शब्द का प्रयोग किया गया है। ड्रामा शब्द सामान्यतः बड़े नाटक के लिए प्रयुक्त होता है। छोटे या एकांकी नाटक के लिए प्ले अथवा वन एक्ट प्ले शब्द प्रचलित है। आधुनिक युग में नाटक और रंगमंच का विकास होने से एकांकी की गणना स्वतंत्र नाट्य विधा के रूप में होती है। अब हम देखते हैं नाटक की महत्ता, रमणीयता एवं लोकप्रियता। साहित्य या काव्य के विभिन्न रूपों में नाटक को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने नाटक को वेद माना है। उनके अनुसार नाट्य वेद के आदि रचयिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने वे देवताओं की प्रार्थना सुनकर
कर्तव्य विमुख मानव जाति के मार्गदर्शन एवं मनोरंजन के लिए चारों वेदों से उत्तम सामग्री का संचय करके जो 5 वेद का सर्जन किया उसे नाट्य वेद नाम दिया जाता है। इस प्रकार ऋग्वेद में के संवाद तत्व, सामवेद के गीति तत्व, यजुर्वेद के अभिनय तत्व और अथर्ववेद के रस तत्व से युक्त यह पंचम वेद अत्यंत मनोरंजक एवं मनोहर है। इसलिए कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक दृश्य काव्य है। इसमें रंगमंच पर हम पात्रों का अभिनय देखते और उनके संवाद सुनते हैं। दृश्य काव्य वह होता है जिसे सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। अर्थात उसके द्वारा आनंदानुभूति के लिए आंख और कान दोनों इंद्रियों का माध्यम बनाया जा सकता है। दर्शक स्वयं घटना को घटित होता देख सकता है और रसमग्न हो सकता है। इस प्रकार के साहित्य की रसास्वादन के लिए आस्वादनकर्ता का विशेष रूप से पठित अथवा सुशिक्षित होना आवश्यक नहीं है। अभिनय होने का कारण अशिक्षित, अशिक्षित और सामान्य जन भी दृश्य साहित्य के रसास्वादन में समर्थ हो सके। यही कारण है कि प्राचीन काल में इसी प्रकार के साहित्य का अधिक प्रचलन रहा। श्रव्य काव्य में शब्दों द्वारा कल्पना की सहायता से मानसिक चित्र उपस्थित किए जाते हैं। दृश्य काव्य में कल्पना पर इतना बल नहीं देना पड़ता। नटों या अभिनेताओं के हाव भाव और संवादों के से ही आनंद मिल जाता है। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि शब्दों और कलाओं की दृष्टि से भी नाटक का महत्व अधिक है। इसमें सभी कलाओं का समावेश होता है। स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, नृत्य, काव्य, इतिहास, समाजशास्त्र, वेशभूषा की सजावट, कपड़ों का रंगना आदि सभी शास्त्रों और कलाओं का आश्रय इसमें लिया जाता है। नाट्य कला के विषय में आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि योग, कर्म, सारे शास्त्र, सारे शिल्प और विविध कार्यों में ऐसा कोई नहीं है जो नाटक में न पाया जाए। इसी प्रकार नाटक में अभिनय तथा अन्य कलाओं का समावेश होने के कारण वह भिन्न भिन्न रुचियों के लोगों को आनंद प्रदान करता है। पाश्चात्य समालोचक फ्रांसीकारी ने भी ऐसा ही मत नाटक के विषय में प्रस्तुत किया है। It has something of the arts of literature, poetry, music, dancing, painting, but is an art in its own right. इस प्रकार नाटक एक समष्टि कला है। इसी कारण संस्कृत साहित्य में इसके संबंध में यह सूक्ति प्रचलित है
काव्येषु नाटकम रम्यम। अंग्रेजी साहित्य में इसी प्रकार का भाव टी.एस. एलियट भी देते हैं। ऑल पोएट्री टेंड्स टूवर्ड्स ड्रामा एंड ऑल ड्रामास टेंड्स टूवर्ड्स पोएट्रीज। यानी संक्षिप्त में कहे तो नाटक सभी प्रकार के काव्यों में रम्य और रोचक है। अब हम देखते हैं नाटक की परिभाषा। नाटक और नाट्य शब्द संस्कृत की नट धातु से बने हैं। नट धातु का अर्थ सात्विक भावों का प्रदर्शन होता है। जिसमें ऐसे भावों का प्रदर्शन या अभिनय होता है उसे नाट्य या नाटक कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ड्रामा कहा जाता है। नाटक प्रायः लिखित होते हैं। नाट्य उसकी रंगमंच पर प्रस्तुति है। संस्कृत में उसकी परिभाषा देखें तो अवस्थानुकृति नाट्यम अर्थात अवस्था की अनुकृति या अनुकरण नाट्य है। नाटक में अभिनेता जिसका नाटक खेला जाता है उसका अनुकरण करता है। अभिनेताओं को विविध रूपों का प्रदर्शन करना पड़ता है। इसलिए संस्कृत में रूपक का एक प्रकार माना गया है। तदुपातु रूपकम नट पर राजा आदि का आरोप करने से रूपक बनता है। हिंदी में नाटक की परिभाषा देखें तो साहित्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोश में नाटक को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। नाटक रूपक के 10 भेदों में प्रमुख भेद अपनी प्रधानता के कारण यह स्पष्ट रूपक का पर्याय ही बन बैठा और इसने रूपक शब्द को भी अपदस्य ही कर दिया है। सुमन मल्लिक ने कहा है कि दृश्य काव्य को नाटक कहा जाता है। नाटक वस्तुतः रूपक की अनेक भेदों में से एक प्रमुख भेद है, किंतु आज वह रूपक शब्द के लिए ही रूढ़ हो गया है। इस प्रकार हिंदी में जो परिभाषाएं हमें मिलती है वे बहुधा संस्कृत से ही प्रभावित होती है। अब नाटक के प्रमुख तत्व देखते हैं। भारतीय नाट्य कला की दृष्टि से तत्व देखते हैं। तीन तत्वों भारतीय नाट्य कला की दृष्टि से तत्व देखते हैं तो 3 तत्वों का प्रतिपादन यहाँ पर मिलता है। वस्तु, नेता या नाटक, नायिका और रस। कुछ अभिनय को भी एक तत्व मानते हैं। वैसे नेता या रस में इसको गिना जा सकता है। वस्तु का अर्थ कथा वस्तु है। नेता से अभिप्राय नायक है। संस्कृत में कथा वस्तु, नाटक और रस को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इन्हीं में शेष सभी तत्व समा जाते हैं। अब हम देखते हैं नाटक की कथा वस्तु।
इतिहास प्रसिद्ध काल्पनिक और दोनों तरह की मिश्रित होती है। महत्व की दृष्टि से इसके दो प्रकार किए गए हैं, आधिकारिक या मुख्य कथा और प्रासंगिक अथवा गौण कथा। प्रासंगिक को दो प्रकार में विभक्त किया गया है, एक पताका जो मुख्य कथा के साथ जुड़ी हुई होती है और अंत तक चलती है, और दूसरी प्रकृति जो बीच में ही समाप्त हो जाती है। कार्य व्यापार की दृष्टि से कथानक में भिन्न भिन्न अवस्थाएं मिलती हैं, जिसमें हम आरंभ में यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम को ले सकते हैं। संस्कृत नाट्य शास्त्रों में नायक और रस पर विस्तार से विचार किया गया है। नायक के धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और चार प्रकार दिए गए हैं। भरत मुनि ने विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के स्थायी भाव के साथ मिलने से रस की जो निष्पत्ति होती है उसका अपने नाट्य शास्त्र में विशद विवेचन किया है। नायिका को स्वकीय, परकीय, मुग्धा आदि कई वर्गों में बांटा गया है। इस प्रकार पूर्व की नाट्य कला सुव्यवस्थित है। अब हम देखते हैं पाश्चात्य नाट्य कला की दृष्टि से तत्व। इसमें कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, रंगमंच और अभिनय, संकलन त्रय और संघर्ष जैसे तत्व बताए गए हैं। इन सभी तत्वों का समावेश संस्कृत के 3 तत्वों में हो जाता है। कथा वस्तु और भाषा शैली को वस्तु के अंतर्गत पात्र, कथोपकथन, देशकाल, वातावरण, रंगमंच, अभिनय तथा संकलन त्रय को नेता के अंतर्गत और संघर्ष तथा उद्देश्य को रस के अंतर्गत ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार पाश्चात्य साहित्य में अभिनय, संकलन त्रय और संघर्ष पर विशेष बल दिया गया है। भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला की तुलना देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों नाट्य कलाओं में कथा वस्तु के विषय में दोनों नाट्य कलाओं में भारतीय आचार्यों का कथा विश्लेषण सूक्ष्म और विशद है। पश्चिम में विरोध या संघर्ष की स्थिति का निरूपण करके आरंभ, विकास और चरम सीमा आदि का क्रम मिलता है, परंतु अर्थ प्रकृतियों, संधियों, आधिकारिक कथा जैसा यहाँ कोई विधान नहीं मिलता। पात्रों के चरित्र चित्रण पर पश्चिम के अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है, पर भारतीय नाटकों में नायक नायिकाओं के जितने प्रकार मिलते हैं उतने पश्चिम में नहीं मिलते। कथोपकथन को भारतीय नाट्य कला में अभिनय का एक उपभेद माना जाता है, जबकि पश्चिम की नाट्य कला में वह एक स्वतंत्र तत्व है। देश काल का समावेश भारतीय आचार्यों ने नेता में कर लिया है। ग्रीक आचार्यों ने संकलन त्रय के ग्रीक आचार्यों ने संकलन त्रय को स्थान, समय और कार्य की एकता कहा है। वह आधुनिक नाटकों में नहीं मिलता। आधुनिक नाटकों में संकलन त्रय का निर्वाह एकांकी में अधिक होता है। भाषा शैली को पाश्चात्य नाट्य कला में विशेष महत्व दिया गया है, किंतु भारतीय आचार्यों ने इस तत्व के लिए चर्चा की है। उद्देश्य का निर्देश
पूर्व की नाट्य कला में रस द्वारा मिलता है, इसी में पश्चिम के संघर्ष तत्व का समावेश भी होता है। नटों तथा नटियों के अभिनय या हाव भाव में रस संचार होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि नाट्य कला का तत्व भारतीय नाट्य कला का तत्व निरूपण सूक्ष्म एवं विशिष्ट है। अब हम देखते हैं नाटकों में दर्शकों तथा अभिनय का महत्व। नाटक एक दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य में अभिनय की प्रधानता हो रही है। 10 रूपक ने लेखक धनंजय के नाटक की जो परिभाषा दी है उसमें अवस्था के अनुकरण अर्थात अभिनय को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। दूसरे शब्दों में अभिनय को ही नाटक कहा जाता है। दर्शक इसे देखकर आनंदित होते हैं। नाटक दर्शकों के लिए ही रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक का रंगमंच से अधिक घनिष्ठ संबंध होता है। रंगमंच और अभिनय नाटक के अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। रंगमंच पर अभिनेता आदि द्वारा रूप परिवर्तन, चेष्टाएं, वार्तालाप, कार्य इत्यादि जो कुछ होता है वह अभिनय ही होता है। दर्शक नाटक के पात्रों का अभिनय देखने के लिए रंगशाला जाते हैं। अभिनय जितना सजीव और स्वाभाविक होता है उतना ही नाटक सफल होता है। नाटक अभिनय कला प्रधान एक साहित्यिक कृति है। इसमें अभिनय ही एक ऐसा तत्व है जो उसकी संज्ञा, उसके नाम को सार्थक करता है। अभिनय को नाटक से निकाल दीजिए तो नाटक नहीं रहता। नाटक और अभिनय दोनों सापेक्ष है। अभिनय के लिए रंगमंच की आवश्यकता होती है। बिना रंगमंच के अभिनय और बिना अभिनय के नाटक दोनों व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है। रंगमंच अभिनय की दृष्टि और अभिनय की ओर अभिनय नाटक की प्रतिष्ठा करता है। अभिनय के 4 प्रकार स्वीकार किए गए हैं। आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य और सात्विक अभिनय। आंगिक अभिनय में अंग संचालन के भिन्न भिन्न प्रकार निश्चित किए गए हैं। वाचिक अभिनय में संवाद के विविध प्रकारों का समावेश होता है। आहार्य अभिनय के अंतर्गत पात्रों के रूप, आकृति, वेशभूषा, आभूषण आदि पर विचार किया जाता है। सात्विक अभिनय में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, अश्रु आदि का विधान किया गया है। इन चारों प्रकार के अभिनय नाट्य में होने के कारण उसके द्वारा सामाजिकों में रस संचार होता है। इस अभिनय की प्रधानता के कारण ही दृश्य काव्य श्रव्य काव्य से भिन्न हो जाता है और नाटक रूपक का एक प्रकार ही नहीं बल्कि जातिवाचक शब्द बन गया है। अब हम देखते हैं नाटक के विविध प्रकार। एक नाटक प्रकरण, अंक, व्यायोग, माण, समवकार, विधि, प्रहसन, डीम और इहा मृग। पाश्चात्य के दार्शनिक अरस्तु ने नाटक के अंत को महत्वपूर्ण मानकर 2 प्रकार के नाटकों का विवेचन किया है, एक सुखांत और दूसरा दुखांत। सुखांत में उन नाटकों का समावेश होता है
जिनका अंत सुखद होता है, जिनमें नायक नायिका का मिलन होता है और वो दोनों सुख चैन से रहते हैं। दुखद नाटकों में नायक नायिका दोनों की या दो में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और उन्हें अपने कार्य में सफलता न मिलने के कारण दुख उठाना पड़ता है, अतः अंत दुखद होता है। दोनों प्रकारों के अतिरिक्त कुछ आलोचक एकांकी, रेडियो रूपक, लोकनाट्य, गीतिनाट्य आदि को नाटक के प्रकार मानते हैं, परंतु इन सभी नाट्य रूपों का इतना विकास हो गया कि यह स्वतंत्र साहित्य विधा बन गए हैं। विषय की दृष्टि से नाटक के सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, राजनीतिक, धार्मिक, समस्या प्रधान आदि अनेक प्रकार के नाटक हो सकते हैं। अब हम देखते हैं नाटक और एकांकी में अंतर। दोनों स्वतंत्र विधाएं हैं और दोनों में ही अंतर है। तो देखते हैं अंतर। नाटक में जीवन का विस्तार पूर्वक निरूपण होता है, जबकि एकांकी में जीवन की एक घटना का वर्णन होता है। नाटक का कथानक जटिल होता है, किंतु एकांकी का कथानक सरल होता है। नाटक में कार्य व्यापार मंद और मंथर गति से चलता है। इसके विपरीत एकांकी में कार्य व्यापार की गति तीव्र या तेज होती है। नाटक में संकलन त्रय का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना एकांकी में होता है। एकांकी का स्वतः पूर्ण होता है, जबकि शैली नाटक की शैली से भिन्न होती है। आज के युग में नाटक की अपेक्षा एकांकी विशेष महत्वपूर्ण बन गया है। इस प्रकार नाटक और एकांकी में अनेक तरह की भिन्नता मिलती है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि नाटक संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है। यह नट धातु से उत्पन्न हुआ है, परंतु वह रूपक का एक भेद है। आचार्य भरत और धनंजय ने नाटक का तात्विक दृष्टि से निरूपण अपने नाट्यशास्त्र और 10 रूपक नामक ग्रंथों में सविस्तार से किया है। हिंदी में एकांकी का विकास पश्चिम की नाट्य कला के अनुकरण से हुआ है। एकांकी अब स्वतंत्र साहित्य प्रकार बन गया है। नाटक और एकांकी में अनेक दृष्टियों से अंतर आ गया है। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण हुआ।